अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो जैसा कि मैंने बात की थी कि हम जो है क्या बोलते हैं एम कैट के लेक्चर्स में अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ। तो ये फ़र्स्ट लेक्चर है। अच्छा, बेसिकली हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे 30 मिनट्स में, जितने एमसीक्यूज़ सॉल्व हो सकेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो डिटेल में हम बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं। एंड मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो डॉक्टर शहरियार्स क्लासरूम है। सो केमिस्ट्री 1 स्टार्ट करते हैं भाई। मिक्स पास पेपर हैं एंड मैं कोई से भी 5 टॉपिक के एनटीएस एंड पीएमसी के अंदर जो एमसीक्यूज़ आए हुए हैं वही सॉल्व करवा रहा हूँ विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब स्टार्ट करते हैं। देखो, तो पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है बच्चों। मेमोरी बेस्ड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इनमें किसके पास 6 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स होते हैं क्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं। व्हाट आर आइसोटोप्स? सही है। सो आइसोटोप्स बेसिकली कुछ नहीं है। आइसोटोप्स बहुत इजी टर्मिनोलॉजी में बताऊं तो क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। सही है। एक चीज़ सेम है जिसमें प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर इनका सेम होता है। सही है। और डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या मास नंबर। सही है, या मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर भी आप बोलते हो। अच्छा, यहाँ पे बात ये समझनी है कि आपको ये याद रखना है कि किसके कितने आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, इन चारों ऑप्शन के बताऊंगा। ठीक है, तो देखो 10 के 10 आइसोटोप्स हैं, तो मैं 10 के 10 आइसोटोप्स नहीं याद करने बोला, लेकिन इतना याद करने बोल रहा हूँ कि भाई T फॉर 10 है तो T फॉर 10 याद रख लो कि भाई 10 के हमेशा कितना आइसोटोप्स होंगे, 10 आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, तो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन, देखो इन्फॉर्मेशन जितनी छोटी छोटी करके याद कर सकते हो उतना अच्छा है। सही है। कोई अभी क्योंकि एमसीक्यूज़ है, कोई यहाँ ये लिखने नहीं बोल रहा तुम्हें आइसोटोप्स बता दो। हाँ, एटलीस्ट तुम्हारे लिए ये ऑप्शन रूल आउट होगा कि भाई 10 के 6 नहीं है तो कट हो गया। सही है। अच्छा, अब मैग्नीज़ की बात करते हैं। तो मैग्नीज़ के अंदर बेटा टोटल जो आइसोटोप्स हैं वो 4 हैं। ठीक है अभी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लो। 53, 54, 54, 55 एंड 52 भी है। सही है। एक मिनट यार, पिक्चर हिल गई। 52 भी है। सही है। अच्छा, अब बेसिकली ये जो 52, 53, 54, 55 सर ये क्या लिख रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि जो मास नंबर है इनका डिफरेंट होता है। सही है। तो ये जब हम आइसोटोप्स पे कमेंट भी करते हैं ना कि भाई मैग्नीज 52 है, 53 है, 54 है, 55 है, ये मास नंबर की बात कर रहे होते हैं। सही है। कैल्शियम जो है उसके बेटा 6 आइसोटोप्स हैं। कैल्शियम 40, कैल्शियम 42, कैल्शियम 43, 44, 46, 48। सही है। और कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, ये तो बच्चों को याद होते हैं अच्छी तरह, 12, 13 एंड 14, यानी C12, C13, C14। सही है। सो बेसिकली मैं कहूँगा कि ये कार्बन वाली बात याद रख लो, ये T फॉर 10 याद रख लो और कैल्शियम के 6 आइसोटोप्स याद रख लो। ठीक है, ये 3 काम कर लो, इस सवाल में काम आसान हो जाएगा और तुम्हें आंसर मिल गया है कि भाई इनमें से 6 आइसोटोप्स किसके हैं, तो वो है कैल्शियम। ठीक है, वो क्या है, कैल्शियम है। अच्छा, ये नोट्स में लगा दूंगा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, वीडियो के उसके अंदर ही डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं एमरफस सॉलिड। सही, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, एक बात का ध्यान ज़रूर रखना इस तरह के सवाल में। सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स भी हो सकता है समटाइम्स। तो बच्चा यहाँ पे ना अक्सर उसको ट्रू की आदत होती है, वो स्किप कर जाता है। असल में रीडिंग में ना समटाइम्स ये होता है। ठीक है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो जंपिंग करके रीडिंग करते हैं। सही है, कुछ चीज़ें ना खुद एज्यूम कर लेते हैं। नहीं बेटा, सवाल पूरा रीड करना बच्चा। सवाल पूरा रीड नहीं करोगे फंस जाओगे बच्चा। सही है, आता भी होगा फिर भी यही होगा कि सर हमें आता था, हमें पता था, लेकिन हमने सवाल सही से नहीं पढ़ा। सही है। तो अब बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं क्या है बेटा। ये वो सॉलिड्स हैं जिनका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप नहीं है। सही है। देखो 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनका जो बेसिकली ज्योमेट्रिक शेप हो, डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप हो। सही है। NaCl हो गया, क्यूबिक होता है। सही है, उसका शेप। सही है। तो बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड क्या है, वो सॉलिड्स हैं जिनका नो
ज्योमेट्रिक शेप, इसकी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं भाई कुछ। अच्छा, ये जो साथ साथ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बताए जा रहा हूँ ना, इसको भी अपने जहन में बिठाते जाओ। अच्छा, तुम्हें लेक्चर में सिर्फ सुनना है, सही है, कुछ लिखना नहीं है, सुनो, ये नोट्स मिल जाएंगे पूरे, बस सुनो तुम लोग मेरी बात, सही है। तो नो डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप, जिसमें एग्जाम्पल हो गई आपका ग्लास, सही है, रबड़, डस्ट, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, अमोर्फस सॉलिड, सही है। तो याद रखना, अब मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ बेटा, जब तुम अपनी किताब भी खोलोगे तो वहाँ पे जो है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिनका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होता है, ठीक है, NaCl हो गया, NaNO3 हो गया, आयनिक सॉलिड्स हो गए, ठीक है। तो बेटा इनके बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है, अमोर्फस सॉलिड के बारे में नहीं लिखा हुआ। तो वहाँ सारी जो प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपने इस MCQs को किस तरह करना है कि भाई कौन कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी हैं, तो वो अमोर्फस सॉलिड की नहीं होंगी, सिंपल, ठीक है। तो अभी मैंने बताया अमोर्फस सॉलिड का कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप नहीं होता। ये क्या लिख रहा है ऑप्शन ई, देखो, दे हैव अ डेफिनेट शेप। तो बेटा ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हो गई बात, सही है। हम तो अमोर्फस सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, सवाल क्या कर रहा है, अमोर्फस सॉलिड के बारे में बताओ, तो ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए हो गया, तो ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। अच्छा, दे पोजेस सिमिट्री, बेटा सिमिट्री अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही आप प्रॉपर्टीज में समझ लो, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमें अमोर्फस सॉलिड के बेसिकली उससे काम है अभी तक, तो बेटा ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब बात करते हैं एन आइसोट्रोपिक। बेटा एन आइसोट्रोपिक बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही दिखाते हैं, ठीक है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दिखाते हैं। बेसिकली इनका क्या है कि बेसिकली एन आइसोट्रोपिक किसको कहते हैं, तो इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ बच्चा, इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक मिनट को, इसको अपनी पोजिशन पर ले आते हैं। ओहो सब हिल गया, एक मिनट को, ये असल में जब भी पिक्चर को, एक मिनट, अब आ जाए अपनी जगह, हाँ सही है, नहीं अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा और आगे मूव करना पड़ेगा, हाँ अब सही है, ठीक है। तो अब बेसिकली एन आइसोट्रोपिक किसको कहते हैं, देखो एन आइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है, ठीक है, बेसिकली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, हम ले लेते हैं ग्रेफाइट की एग्जाम्पल, ठीक है। तो ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन से बना हुआ है फुल, ठीक है, और ये जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये कार्बन है, सही है, ठीक है। तो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का ऐसे रिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये रिंग यूं चलती रहती है, ठीक है, देखो इसी तरह मैं बनाता रहूँगा, ठीक है, ये बड़ी छोटी नहीं होती, ये तो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर में, एक मिनट, ठीक है, ऐसे करके रिंग स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके लेयर्स बनी हुई होती है, समझना मेरी बात, ठीक है, और डिफरेंट लेयर्स होती हैं ऐसे करके, ठीक है, यूं करके, ठीक है, ऐसे चलती जाएंगी। तो ऐसा कुछ समझ लो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो होता क्या है, सुनना गौर से बात, ग्रेफाइट में होता क्या है कि ये जो लेयर्स के दरमियान, ठीक है, ये एरिया समझ लो, ये एरिया लेयर्स के दरमियान क्या होता है, क्योंकि कार्बन 3 बेसिकली कार्बन क्या कर रहा है, देखो एक कार्बन 3 जगह से बॉन्ड हो रहा है, सही है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 की है, यानी बेसिकली उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो अकेला रह जाएगा, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। तो होगा क्या कि वो इधर इस एरिया में आ जाएगा, समझो इस एरिया में आ जाएगा। अब क्या होता है कि हमने ये देखा कि ग्रेफाइट में अगर तुम यूं करंट पास करवाने की कोशिश करो, यूं अक्रॉस द लेयर, तो ग्रेफाइट जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा कंडक्ट, लेकिन पैरेलल टू लेयर अगर तुम करंट पास करवाओगे, ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो बेसिकली इस तरह की प्रॉपर्टी, सही है, इस तरह की प्रॉपर्टी को एन आइसोट्रोपिक कहते हो। सो बेसिकली सिंपल डेफिनेशन में बताएं तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो रही होती हैं, इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, सही है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, सही है।
तो एन आइसोट्रोपिक क्या है, बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी है, या बेसिकली इसको इस तरह समझ लो कि एन आइसोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड जिसके अंदर उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या कोई भी प्रॉपर्टीज़ ले लो, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी अभी वही बात बताई, इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं हो रही, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में पैरेलल टू लेयर्स कंडक्ट हो पा रही हैं। सही है। सो ये मैं लिख रहा हूँ एन आइसोट्रोपी के बारे में इधर ही, ठीक है। तो एन आइसोट्रोपी के बारे में हमने क्या लिखना है, डिफरेंट। ये कुछ सवाल हैं जो थोड़ा सा टाइम लेंगे बच्चों, आगे मैंने थोड़े से फिर ऐसे भी रखे हैं जो जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर जितना मैक्सिमम कवर हो सकता है उतना करेंगे। डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, सही है, ऑफ रह गया, ऑफ प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, सही है। और इसकी एग्जांपल मैंने ग्रेफाइट की आपको एक मिसाल दे दी, और इससे ग्रेफाइट का भी स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया। तो बेटा ये भी जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही होती है, ठीक है। और ऑप्शन डी भी प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ठीक है। तो ए सी डी एंड ई आर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो ऑप्शन बी रह गया, दे आर आइसोट्रोपिक। अगर एन आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होगा कि इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट नहीं है, सेम है, इक्वल है, कांस्टेंट है इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो दे आर आइसोट्रोपिक, यानी बेसिकली अमॉर्फस सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में भी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, सही है। तो अमॉर्फस सॉलिड का क्या हो गया, सही ऑप्शन क्या हो गया, दे आर आइसोट्रोपिक, सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा तुम लोग बच्चों एक और चीज़ देख रहे हो कि मैंने बेसिकली हर सवाल के साथ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग अगर हो कि भाई ये मेरे काम का है कि नहीं है, तो लिख दिया है मैंने, कहाँ से मैंने ये किस पेपर से उठाया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं बेटा आइडियल गैस बिहेवियर होता क्या है, ठीक है। तो बेटा आइडियल गैस जैसी कोई गैस होती नहीं है, ठीक है। दो तरह की गैसेस हमने पढ़ी होंगी, रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। ऑल गैसेस आर रियल, सही है। आप बस ये देखते हो कि कौन सी रियल गैस कितना मैक्सिमम आइडियल गैस बिहेवियर की तरफ लेके जा सकते हो। सो आइडियल गैस के ना बहुत सारे वो थे, ठीक है, कंडीशंस थी, ठीक है। अभी मैं जो दो बता रहा हूँ इस सवाल के लिए वो याद रखनी है। पहली बात ये कि जो है गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ना, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब ये कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेस नहीं होनी चाहिए। सो आइडियल गैस बिहेवियर जब शो होता है जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं हो। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत छोटे हो, सही है, बहुत छोटे हो एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सही है। मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के मुकाबले, सही है, अगर मैं कंपेयर करूं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा ही नॉट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए, सही है। सो बेसिकली ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आइडियल गैस बिहेवियर के लिए, अभी के लिए इतना, ठीक है। तो अब वो यही पूछ रहा है कि बताओ व्हेन डज अ गैस डेविएट्स द मोस्ट फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर, सही है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि भाई गैस सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर से डेविएट, यानी वो रियल बिहेवियर की तरफ कब आएगी, ठीक है। यानी ये दो चीज़ें तुमने क्या करनी है, आइडियल गैस बिहेवियर वाली हटानी है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होनी चाहिए, तुमने ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाएं। तो बेटा वो कैसे होगा, जब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, करीब करीब होंगे। करीब करीब कैसे हो सकते हैं, जब प्रेशर हाई हो, सही है। तो एट हाई प्रेशर, तो एट हाई प्रेशर वाला कौन से दो ऑप्शन हो गए, बी और डी, ठीक है। तो अभी बी और डी पे ध्यान दो। अच्छा अब बात करते हैं हाई प्रेशर के साथ हाई टेम्परेचर होना चाहिए या लो टेम्परेचर होना चाहिए। बेटा याद रखना जब हाई टेम्परेचर होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बहुत ज़्यादा होती है, या मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सही है। सो बेसिकली इसको इस तरह समझ लो, कि एट लो टेम्परेचर जो है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन बढ़ जाती है, सही है। तो एट हाई प्रेशर
ठीक है, एंड एट लो टेम्परेचर आइडियल गैस बिहेवियर से सबसे ज्यादा गैस डेविएट करेगी, यानी वो आइडियल गैस बिहेवियर नहीं देगी आपको, सही है। अच्छा, अब प्रेशर का एक और कमाल की बात ये है कि उसके सेकंड पॉइंट पे भी बहुत इन्फ्लुएंस है। देखो, प्रेशर जब तुम बढ़ाओगे, एक कंटेनर है, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो तुम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को डिक्रीज कर दोगे, पिस्टन दबा दोगे यूं करके। तो जब तुम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिक्रीज कर दोगे तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। हमने क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल नॉट सिग्निफिकेंट होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे, सही है, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए तुम्हें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम होगा तो वो जो कंपैरिजन कर रहे थे, वो जो हम रिलेटिव वॉल्यूम की बात कर रहे थे कि भाई एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए आइडियल गैस बिहेवियर के लिए, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम हो गया, सही है। सो प्रेशर के दोनों इन्फ्लुएंस है। एक तो वो समझ लो प्रेशर बढ़ाने से क्या हो गया, करीब करीब आ गए गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ गई, लो टेम्परेचर पे भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ गई, सही है। और हाई प्रेशर पे मैंने ये वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दिया किस तरह इन्फ्लुएंस हो रहा है, सही है। तो बेटा ये छोटी छोटी बातें ये याद रखती हैं। 3 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए, अब फर्दर एमसीक्यूज की बात करते हैं। बेटा इधर देखो, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सही है। इधर देखो, कह रहा है द क्रिस्टल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वैंडर वॉल इंट्रैक्शन। बेटा वैंडर वॉल इंट्रैक्शन होती क्या है, ठीक है बेटा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं। क्या है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेज हैं। तो बेटा वैंडर वॉल इंट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो कॉमन सेंस है मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किनके दरमियान होगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि क्रिस्टल जो फॉर्म हो रहा है ड्यू टू वैंडर वॉल इंट्रैक्शन या ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वो टाइप ऑफ क्रिस्टल कौन से होंगे, मॉलिक्यूलर ही क्रिस्टल होंगे ना बेटा, सही है। सिंपल, यहाँ पे ज़्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल देखना है। वैंडर वॉल इंट्रैक्शन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फोर्सेस है। बोला है क्रिस्टल फॉर्म ड्यू टू वैंडर वॉल इंट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्रिस्टल जो फॉर्म हो रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वहाँ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बेटा वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होगा, सही है। कोवेलेंट क्रिस्टल बेटा कौन से होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोवेलेंट क्रिस्टल सारे जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर वाले, डायमंड हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, तो जाइंट कोवेलेंट वाले, ठीक है, स्ट्रक्चर इसमें आते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल भाई मेटल्स आते हैं, सही है, सारे नाम से ही है। आयनिक क्रिस्टल सारे आयनिक सॉलिड आते हैं, सही है, तो इजी है, सही है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की एग्जांपल I2 हो गया, P4 हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस, एक मिनट बच्चा, P4 हो गया, S8 हो गया। राइटिंग बहुत ऑफ चल रही है आज,